उन्हें मिसेस शाइस्ता के घर रहते हुए पूरा एक हफ्ता गुजर गया था। खानज़ादा अपने ऑफिस का वर्क भी देख रहा था और शाम को वहीं घर आ जाता, मगर अब सारी उम्र वहाँ रहना भी तो मुमकिन ना था। आगा जान की भी तबीयत खराब थी तो वो उनका सुनकर बेचैन हो रहा था। प्रिहान, अब हमें हवेली लौट जाना चाहिए, अब यहाँ मज़ीद रहना मुश्किल है मेरे लिए। आगा जान की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, अब हमें जाना चाहिए। उसने 7वें रोज़ ऑफिस जाने की बजाय लाउंज में बैठे वापस जाने का फ़ैसला किया और प्रिहान को अपने पास बिठाकर नरमी से कहा। तो वो परेशान हुई। जी, दिल नहीं चाह रहा, मगर जाना तो है। पूर्वा से बात करती हूँ, बस उसकी बहुत फिक्र है। वो सर झुकाकर बोलती अफसुर्दा होने लगी। खानज़ादा ने अपनायत से उसकी पेशानी पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा। पूर्वा को मेरे पास भेजो, कुछ बात करनी है। अगर वो अनकंफर्टेबल होगी ईसा के पास वापस जाने से तो कोई कोई ज़बरदस्ती नहीं, उसे अपने साथ हवेली ले जाएंगे, बाकी मैं हैंडल कर लूँगा। प्रिहान ने बेसाख्ता उसका चेहरा देखा। पहले वो शिकवा करती थी अल्लाह से, अब मसलहत समझ आती थी। अगर हादी से शादी हो जाती तो क्या वो ऐसे पूर्वा को संभाल लेता? कभी नहीं। मगर सामने बैठा मेहरबान शख्स उसकी ज़िंदगी की हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा था। जी, भेजती हूँ। वो तशक्कुर भरी नज़रों से उसे देखती हुई उठी और गुलजान बेगम की बातें सोचती रूम में गई। पूर्वा उनके साथ ही बैठी रहती थी। पूर्वा जाओ, हदीर बुला रहे हैं। प्रिहान ने पूर्वा को भेजा तो वो जल्दी से उठकर हदीर के पास भागी। इन कुछ दिनों में वो हदीर के बहुत करीब हो गई थी। भाई भाई की रट लगाए उसके सर पर सवार रहती। प्रिहान वहीं गुलजान के पास बैठ गई। मोरे गुल, आज हम हवेली के लिए निकलेंगे। आपने इस तमाम वक्त में जैसे हमें संभाला, हम दोनों एक दूसरे को वैसा कभी ना संभाल पाती। वो तशक्कुर से बोलती उनका हाथ थामकर लबों से लगा गई। मोरे कहा है तो संभालना माओ का फर्ज होता है। वो नरमी से मुस्कुराकर बोलती उसका गाल थपथपाकर बात ही खत्म कर गई। पूर्वा लाउंज में हदीर के पास जा बैठी। वो हाथ में पूर्वा का पासपोर्ट और टिकट थामे सोच में गुम था। प्रिहान की जिद पर उसने कनाडा से पेरिस शिफ्ट हुई। प्रीसा के पास पूर्वा को भेजने का सोच लिया था। उसकी टिकट तक कंफर्म करवा ली, मगर दिल नहीं मान रहा था। ईसा से निकाह करवा बैठा था, अब यूं रिश्ता टूटने पर उसे अपना आप मुजरिम लग रहा था। हदीर भाई, पूर्वा के पुकारने पर चौंक कर वो सीधा हुआ। मासूम सूरत बनाए उसके बिल्कुल पास बैठी वो उसे यकटुक देख रही थी। वो मुस्कुराया। पूर्वा, एक बात पूछनी है, सच सच बताना, ईसा कैसा लगता है तुम्हें? आज हम वापस जा रहे हैं तो तुम ईसा के पास जाओगी, ये ठीक है ना? उसने जांचना चाहा। खानजादा की बात पर वो बेचैन सी हुई। चेहरे पर रूहानी तासुरात उभर आए। वो बगौर जायजा ले रहा था। पूर्वा, कोई मसला है तो शेयर करो ना बच्चे। वो नरमी से उसका सर थपथपा कर बोला। उसकी उदासी पर वो चाहकर भी अपना अपना फैसला उस पर नहीं थोप पा रहा था। पूर्वा रोनी सूरत बनाए मजीद उसके पास खिसा गए। हदीर भाई, मुझे ईसा जी के पास नहीं रहना। वो रंजीदगी से नफ़ी में सर हिलाकर बोली और पूरी कोशिश की कि वो उसकी बात मान जाए। हदीर ने गहरा सांस भरकर उसे देखा। क्यों नहीं रहना? क्या बात है, मुझे बताओ। वो नरमी से पूछने लगा। जांचना चाह रहा था कि उनके दरमियान आखिर कैसा ताल्लुक है। इतना वक्त साथ रहकर भी वो एक दूसरे से बेजार ही थे। वो डराते हैं, अकेला छोड़कर चले जाते हैं, डांटते हैं और मुझे मारते भी हैं। एक बार ग्लास मारा मुझे यहाँ मुंह पर। उसके पास बहुत सी वजूहात थी, नॉन स्टॉप बोलती चली गई। आखिरी जुमले पर अपने मुंह की तरफ इशारा करके मुंह लटका। वो सदमे से घिरा उसे देखने लगा। दिल यकदम सुकड़ा था। क्या वाकई तुम्हें चेहरे पर उसने ग्लास मारा था? हैरत से पूछा गया। चेहरे पर चोट का निशान तलाशना चाह। बेयकीनी थी कि ईसा इतना बेहिस था। जी हाँ, मुझे मारा। वो ग्लास दीवार पर लगकर टूट गया। मुझे लगा नहीं था, मगर उन्होंने तो मारा था ना? जी हाँ, मुझे मारा। वो ग्लास दीवार पर लगकर टूट गया। मुझे लगा नहीं था, मगर उन्होंने मारा तो मुझे था ना? अपने फ्रेंड्स के सामने गुस्सा किया कि बाहर क्यों आई थी मैं? मुझे नहीं रहना भाई, वो मुझ पर तशद्दुद करते हैं। वो सारी तफसील बताती रोनी सूरत बना गई। तशद्दुद? या खुदा, तुम्हें तशद्दुद का मतलब भी आता है? वो झटका खाकर सीधा हुआ। इतने भारी अल्फाज बोल रही थी कि इंसान का दिल ही रुक जाए। ऐसा जुल्म, ऐसी ज्यादती उस नातवा वजूद पर। अल्लाह अल्लाह। हाँ जी, तशद्दुद वही होता है जो ईसा जी मेरे साथ करते हैं। वो ज़ोरों शोर से सर हिलाकर बोली। मतलब मिसाल सामने ही तो थी। देखो गुड़िया, ईसा तुम्हें डराता है, मानता हूँ बहुत गलत करता है, मुझे भी बुरा लगा और मैं उसको अच्छा सबक भी सिखाऊंगा इस घटिया हरकत के लिए, मगर ये तशद्दुद नहीं होता। उसका निशाना इतना बुरा नहीं कि तुम्हें मारना चाहे तो दीवार पर दे मारे। वो बस तुम्हें डराता है, मारता नहीं। उसने नरमी से समझाते हुए सफाई दी। ईसा पर तप चढ़ रही थी उसे। वो मेरे साथ घटिया हरकत तो करते हैं ना, मुझे उनके साथ नहीं रहना प्लीज़।
वो तशद्दुद छोड़कर उसके लफ्ज़ पकड़ती फिर से ज़िद करने लगी। हदीर का दिमाग झुनझुना उठा। उसे समझाना मुश्किल तरीन काम था। अच्छा, मैं ईसा से बात करूँगा, तुम हमारे साथ हवेली चलो, फिक्र मत करो। वो उससे ज़्यादा नहीं समझा पाया था। ईसा ने डरा कर रख दिया था। वो सहमी हुई थी, वो मायूस हुआ था। हाथ में थामी पूर्वा की टिकट को अफसुर्दगी से देखा। प्रिहान और गुलजान को तैयारी करने का कहते हुए पूर्वा को भी साथ ले जाने का बताया। गुलजान ने सिर्फ सर हिला दिया था। प्रिहान मुतज़ब्ज़ब सी पूर्वा का मुतमईन चेहरा देख रही थी। अगर वो उसे साथ ले जाएगा, क्या हवेली वालों को अच्छा लगेगा? लग भी जाए तो क्या ये सब ठीक था? पहले वो यही सोचती थी कि सारी उम्र पूर्वा को अपने पास रखेगी, मगर अब दिमाग चल रहा था ये मुनासिब नहीं। गुलजान ने कहा, रिश्ता तोड़ने की जल्दी मत करना। वो कोई फैसला कर ही नहीं पा रही थी। वो काफ़ी दिन से अजीब बेजारी में मुब्तला था। पूर्वा के जाने के बाद तो उसे सुकून मिलना चाहिए था ना। वो सर पर सवार की गई थी, मगर यहाँ तो सब उल्टा हो रहा था। वो मुसलसल याद आ रही थी। खाना खाते सोफे पर रो रो कर बैठी खाती हुई, कभी मुंह बनाकर नाराज़गी जताकर खाती हुई, कभी डरी हुई रुक रुक कर खाती हुई। चाय बनाने लगता तो दूध का पैकेट देकर उसका ख्याल आ जाता। लड़कियां सी फूड और फास्ट फूड की दीवानी होती हैं, वो दूध की दीवानी थी, अनोखी थी। घर आते ही बेसाख्ता वो उसके कमरे की तरफ चला जाता। चिढ़ते चिढ़ते भी उसका ख्याल रखने और वक्त पर खाना देने की फिक्र और उसे घूरने डांटने की आदत सी हो गई थी। वो जिद जो रहा था, अपनी हालत से खुद उकता रहा था। आयरा अपने किए पर शर्मिंदा थी। यूनिवर्सिटी में बहुत बार माफ़ी मांगने की कोशिश करती थी, सामने आती थी तो बात करती थी। वो बिल्कुल ना देखना चाह रहा था ना बात सुनना। वो उसे बिल्कुल ना देखना चाह रहा था ना उसकी बात सुनना। उसका दिमाग तो दूर कहीं उस बच्चों जैसी लड़की पर अटका रहता जो बिल्कुल उसके टाइप की नहीं थी, मगर दिमाग में ज़रूरी तरीन काम की तरह सारा दिन अटकी रहती थी। अपनी हालत से वो खुद बुरी तरह बेजार हो रहा था। कुछ आदतें इंसान में ऐसी होती हैं जिनके पड़ जाने से खुद इंसान तंग हो जाता है। पूर्वा भी ईसा खान की वही आदत बन गई थी। उसे अहमर और एहसन पर अक्सर गुस्सा आने लगा। ना कोई बोलता अच्छा लग रहा था, ना हंसता हुआ। दुनिया चल रही थी, तब्दीली तो उसके अंदर आई थी कहीं, और वो भी अचानक। चुप हो जाओ, बेहुदा इंसानों की तरह हर वक्त मुंह खोले रखते हो। पांचवें दिन उसका सब्र ऐसा टूटा कि अहमर हसन के कह कहे पर चीख कर बोला, दोनों को यकदम जैसे किसी ने बटन से म्यूट किया। हम तो पैदा ही ऐसे हुए हैं, आज से पहले इस बेहूदगी में तुम भी शामिल होते थे, अब क्या हुआ? हसन ने फखर से बालों को झटका देकर कहा और उसे गौर से देखा। ईसा ने अपने बाल नोचे। किसी की याद आ रही है और बहुत बुरे वाली, वो बेबसी से बोला। अहमद और हसन हवन्नों की तरह एक दूसरे को देखने लगे और फिर उसे देखने लगे। आंखें चमक उठी। अहमद शोखी से गाना गाने लगा, दूसरी लाइन पर रुका। ओह सॉरी, ये जून नहीं दिसंबर है। सर खुजाते हुए माजरत की। हसन ने कहका लगाया। ईसा वहां से उठकर चला गया। उसके दोस्त किसी मामले को सीरियस ले लें, ये तो कयामत का दिन ना बर्पा हो जाएगा उस दिन। वो बहुत उकता रहा था। जिद हो रही थी पूर्वा को ना सोचे, वापस ना लाए। पूरा पूरा दिन आवारागर्दी में गुजार देता। फ्लैट में जाता तो फिर उसी वजूद को देखने की चाह उसके अंदर बेचैनी सी भर देती। वो उस गैर ज़रूरी और बचकाना सी लड़की की याद में इतना क्यों पागल हो रहा था? नहीं, मोहब्बत तो नहीं हो सकती थी ना। हाँ, फिक्र हो सकती थी। वो खुद को तसल्लियाँ और दिलासे देता। इंसानियत के नाते किसी को इतना कौन सोचता है? फिक्र में याद और चाह किसे बेचैन करती है? दिल दिल सवाल करता तो यहाँ वहाँ की सोचें सोचने लगता। वो चाहे याद कर कर के पागल हो जाए या मर जाए, वो उस छोटी सी बला को देखने या मिलने कभी नहीं जाएगा। उसने खुद को खुद धमकी दी और अमल भी किया। ये भी एक आम दिनों जैसा एक दिन था। अंदर की बेचैनी को दबाए वो दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकला था। चेहरे पर बेजारी फैली थी। गाड़ी भगाता कहाँ से कहाँ निकलता जा रहा था, कोई खबर ना थी। अहमद और हसन म्यूजिक लगाए कभी बैठे बैठे नाचने लगते और कभी साथ गाना गाने लगते। उनकी एंजॉयमेंट आज हर दिन से ज़्यादा भरपूर थी। एक दूसरे को इशारा करते मुंह पर 12 बजाकर बैठे ईसा की हालत पर हंसते वो कह कह लगा रहे थे, जो दुनिया को जूती के नीचे रखे और फिर किसी नाजुक वजूद की सिर्फ यादों के सामने हारे, और हार भी निहायत बुरे वाली। ऐसे इंसान की उदास सूरत देखने का जो मज़ा था वो अहमद और हसन से कोई पूछता, जिनको गोया दुनिया का खजाना ही मिल गया था। दिन ढल रहा था। वो शहर से दूर निकल आए थे जब ईसा को खानजादा की कॉल आई। उसने झटके से गाड़ी रोककर जल्दी से कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया। हवेली जा रहे हैं हम। मैं चाहता हूँ प्रिहान और मोरे गुल के साथ साथ पूर्वा को भी ले जाऊँ। सुना है उसे डरा कर अपनी मर्दानगी दिखाते रहे हो। मुबारक हो। जाहिर है तुमने भी मूसा से पीछे कहाँ रहना था। तुम्हें तो आमना का भी यही लगता था कि उसे मोहब्बत रास नहीं थी, इसलिए तुम्हारे भाई को धोखा दिया। तुम्हें एक बात बताऊँ ईसा, मुझे लगता है मोहब्बत और वफा तो मर्द को रास
एहसास नहीं, इसलिए तो ज़रा सी गलती पर औरत को माफ़ करने की बजाय ज़मीनी खुदा बनकर उनके नाकर्दा गुनाह की सज़ा देते हैं और उन्हें लगता है वो मर्द है, गैरतमंद है। गलत लगता है उन्हें, बुज़दिल होते हैं वो मर्द, चाहे वो खान आज़र हो या फिर खान मूसा। या अपनी ही मिसाल ले लो, मेरी बेबसी देखो, यहाँ बैठा तुम्हें सिर्फ सुना रहा हूँ, टोकता हूँ, सुनते नहीं हो और मुझे फिर भी तुम्हारे पास ही आना पड़ता है। उसे तुमसे बांधने की गलती जो कर बैठा हूँ मैं। वो जैसे भरा बैठा था, कॉल पर ही शुरू हुआ। ऐसा बोला कि ईसा को जवाब देने तक का मौका ना मिला। वो लब भींचे सुनता जा रहा था। उसके निहायत संजीदा तासुरात पर हसन ने म्यूजिक का पहले वॉल्यूम कम किया और फिर बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो सुर्ख होती आंखों से खाली रोड को तक रहा था। मोबाइल कान से लगा हुआ था, लब खामोश थे। पहले खानजादा हदीर कॉल करके मसनूई डांट के बाद उसका हाल अहवाल पूछता था। अब हाल पूछने का मौका ही नहीं मिलता था उसे। शिकवे करता, मायूसी जताता और बेबसी से फ़ोन काट देता। आजकल ऐसा ही होता था। बदला तो बहुत कुछ था। कमरे में दाखिल होते मूसा ने अपना कोट उतार कर एक तरफ रखा और सोफे पर जा बैठा। वो 2 दिनों बाद अभी शहर से लौटा था। दिन ढल रहा था। नज़र कमरे में दौड़ाई। साफ कमरा, हर चीज़ सिमटी हुई पड़ी थी मगर मलकन गायब थी। जरशे की सूरत याद आते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आई। 2 दिन पहले वो जरशे को भी साथ ले जाना चाह रहा था मगर सना बेगम ने सख्ती से मना कर दिया था। उसने बहस करके जरशे को तैयारी करने का कहा मगर वो सना बेगम के इनकार के बाद खुद भी इनकार कर गई थी। तब तो वो नाराज़गी जताता चला गया मगर ज़्यादा वक्त नाराज़ रह भी कहाँ सकता था। अब आते ही उसे देखने का दिल चाह रहा था। सना बेगम और खान जवार तो लाउंज में बैठे थे मगर वो ना वहाँ थी ना कमरे में। यकीनन खान आज़र के पोर्शन में गई होगी। झुककर शूज़ उतारे और ड्रेस उठाकर चेंज करने चला गया। जरशे को सना बेगम ने मुलाजमा के हाथ पैगाम भेजा तो वो फौरी आ गई। सना बेगम ने तीखी नज़रों से घूरा। मूसा आ गया है, चाय बना कर ले जाओ, पानी भी ले जाना और सुनो, खबरदार जो आते गिले शिकवे किए। मुझे खूब पता है कि उसके साथ शहर ना जाने का गम अभी तक सता रहा होगा तुम्हें। मैं मना ना करती तो तुम तो चली जाती, लेकिन रुकना पड़ गया। किचन में उसे भेजते ही साथ में सुना भी दिया। खान जवार आगा जान को देखने जा चुके थे और मूसा रूम में था। तभी मौके से फ़ायदा उठाकर उन्होंने बातें सुनाई। जरशे सर झुकाए किचन में चली गई। सना बेगम का सर्द रवैया उसकी समझ से बाहर था। पहले तो वो हवेली वालों के डर की वजह से छुपी ही रहती थी। गुलजान और दावर यावर के अलावा खानजादा ही था जो खुद उससे बुलाकर खुद बात कर लेता था, प्यार जताता था। अब मूसा से शादी होने के बाद वो अक्सर ही सना बेगम के हत्थे चढ़ी रहती थी। चाय बनाने के साथ कबाब भी फ्राई कर लिए। ट्रे में पानी का ग्लास रखा और कमरे में जा पहुंची। मूसा चेंज करके रिवायती मर्दाना शलवार कमीज पहने फ्रेश सा ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा बाल ब्रश कर रहा था। परफ्यूम स्प्रे करके वो मुड़ा। जरशे टेबल पर ट्रे रखती आहिस्तगी से सलाम झाड़कर कमरे से निकलने के चक्कर में थी। सर्दियों की मुनासबत से पहने गहरे सादा स्याह शफून के लिबास में उसका शफाफ रंग दमक रहा था। सर पर दुपट्टा जमा हुआ था। एक कंधे पर भारी मैरून शॉल रखी हुई थी। वालेकुम अस्सलाम। रुको जरशे। उसने सलाम का जवाब देते ही उसे टोका तो वो दरवाजे पर कदम रोकती घबरा कर उसे देखने लगी। यकीनन 2 दिन पहले अकेले शहर जाने का गुस्सा वो अब उतारेगा। जरशे डर रही थी। तुम्हारी चाय कहाँ है? मैं तो अकेले चाय नहीं पी सकता, बिल्कुल कंपनी देनी पड़ेगी तुम्हें। सोफे पर बैठकर ट्रे में रखी चीज़ों का जायजा लेकर बोलता। पानी का ग्लास उठाकर वो मुंह से लगा गया। मैंने तो पी ली थी सबके साथ, इसलिए। उसके लहजे में घबराहट और कपकपाहट महसूस करके वो हैरान हुआ। इतनी सिंपल सी बात बताने में वो इतनी क्यों घबरा रही थी? आओ यही कप शेयर कर लेते हैं, सुना है प्यार बढ़ता है इससे। वो मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से बोला, जी आप मेरा झूठा पियेंगे? वो हैरान हुई। वो इस काबिल कहाँ थी भला कि खान मूसा उसे इतनी अहमियत दे। मूसा उसके सवाल पर अबरू चढ़ाता उसे घूरने लगा। टांग पर टांग चढ़ाकर सोफे की पोस्ट से टेक लगाते हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। जरशे उसका इशारा समझकर झिझक सदा से उसकी तरफ बढ़कर अपना हाथ उसके हाथ पर रख गई। तुम जितनी मोहब्बत और तवज्जो डिज़र्व करती हो शायद मैं पूरी उम्र लगाकर भी ना दे पाऊँ। खुद को अब एहसास कमतरी से बाहर निकालो। गुलजान जैसी अजीम माँ की बेटी होना फ़ख्र की बात है, ना कि शर्मिंदगी की कि तुम ऐसे छुपती फिरो। वो उसका हाथ लबों तक ले जाकर नरमी से छूते उसे अपने पास बिठाकर संजीदगी से बोला तो जरशे सर उठाए उसे देखने लगी। मुझे मोरे से मोहब्बत है, उनकी बेटी होने पर शर्मिंदगी नहीं है। वो बेसाख्ता सफाई देने लगी। और उनके दामाद के बारे में क्या ख्याल है? मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ यार। उसकी कमर के गिर्द बाजू फैलाता यकदम उसे अपनी तरफ करते हुए बोला। तो वो खुद को संभालती जरशे का दिल उछलकर हलक में आया। चेहरा ऐसे सुर्ख हुआ जैसे कोई रंग घोल दिया गया उसमें। मूसा दिलचस्पी से उसके शर्माने का मंजर देखता बेख्तियार झुका मगर वो फुर्ती से
अपना चेहरा दूसरी तरफ छुपा गई। चलो चाय पीते हैं। वो मुंह बिसोड़कर चाय का कप उठाता उसके सामने कर गया। जरशे संभल कर पीछे हुई। मूसा ने कप उसके करीब करके पीने का इशारा किया। वो सटपटाती हुई सी सिप लेकर पीछे हुई। कबाब खिलाओ मुझे, और मुझे लोफर या बेहुदा टाइप मत समझना, ओके? तुम मेरी बीवी और हमारे दरमियान कोई बरतर या कमतर नहीं, हम बराबर है। तुम में कोई कमी नहीं, मुकम्मल और बेहतरीन हो। हाँ, मुझ में कोई कमी देखो तो मुझे खुल कर कह देना। तुम्हें पहले चाय देने का मतलब भी यही है कि मैं तुम्हारा बचा हुआ खा लूँगा तो मेरी शान में कोई कमी नहीं आएगी। और कबाब खिलाने का इसलिए कह रहा हूँ कि यार थोड़ा रोमांस करने का मूड हो रहा था। वो संजीदगी से उसे वजाहत देता समझाता वो संजीदगी से उसे वजाहत देता समझाता यकदम आखिरी जुमले पर शरारत से मुस्कुराया। यकटुक उसे देखकर उसकी बातें सुनती वो झींप गई। फोक में कबाब का एक पीस उठाकर अलग से अटकाया और मूसा के मुंह के पास लाता हाथ जरा सा कपकपाया। वो कबाब का टुकड़ा लेता उसे ही देख रहा था। जरशे की नज़र उसके हाथ में मौजूद कप कर गई। वो फिर से क्यों नहीं पिला रहा था? वो जैसे मुंतजिर हुई। क्या बात है, और चाय पीनी है? उसकी नज़र के ताकुब में देखकर वो बेसाख्ता हंसा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जरशे शर्मिंदा हुई थी। यार पी लो, मसला नहीं, बस मैंने सोचा ज़बरदस्ती ना पिलाऊं, ऐसा ना हो रात का खाना ना खा सको तुम। उसने कप उसकी तरफ बढ़ाकर हंसते हुए वजाहत दी। जरशे नफ़ी में सर हिलाकर पीछे होती। उस वक्त उसे बहुत मासूम लग रही थी। वो कप रख कर उसके कबाब अच्छे बनाए हैं, चाय भी बहुत अच्छी है, और इस आखिरी मेहरबानी का तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वो मुस्कुरा कर उसके गाल की तरफ इशारा करता बोल रहा था जहाँ वो अभी अभी झुका था। जरशे सर झुका गई। चेहरे पर कुछ वक्त पहले वाली घबराहट और परेशानी की जगह अब शर्मीली सी मुस्कुराहट ने ले ली थी। वो चाय के बाकी घूंट भरता उसी को देख रहा था। वजूद में सरशारी सी भर आई थी उसके।